वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रथम लेवल है, पहला लेवल है, एंट्रेंस लेवल है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने कुछ मॉक टेस्ट इशू किए हुए हैं। तो आज हम लोग उसमें से मॉक टेस्ट बहुत सारी इशू की है, करीबन 5 या 6 इशू की हैं। उसमें से हम लोग जो है पहली जो मॉक टेस्ट है उसको हम लोग आज देखेंगे। मतलब उसमें जो एक मॉक टेस्ट है उसको आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे। अब ये जो मॉक टेस्ट है ये ऑनलाइन है, तो हमने हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कनेक्ट और ये वेबसाइट पे है। तो ये वेबसाइट पे दी हुई है, डाउनलोड भी नहीं होती है, ये वेबसाइट पे ही आपको ऑनलाइन देना पड़ता है। जैसा इंस्टीट्यूट ने आपका जो पेपर है सीए सेट का जैसा वो लेंगे वैसा ही ये टेस्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, मतलब एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ आप इसे घर पे बैठ के दे रहे हो या हम लोग अभी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, आप इसे जाके एग्जाम सेंटर पे देंगे। जस्ट देखिए, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का साइट खोले हुआ है। मैं शुरू से एकदम चाहता हूँ तो मैंने ये लिंक को भी बंद कर देता हूँ मैं आपके लिए, और मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप करता हूँ ICSI.edu करके हमारे इंस्टीट्यूट का साइट है। तो ये इंस्टीट्यूट का साइट जो है ये ओपन हो रहा है, और ये इंस्टीट्यूट का जो ICSI.edu का जो साइट है ये ओपन हो गया साइट। यहाँ पे ही सब चीज़ें अवेलेबल है। अब ये जो साइट है इसमें हम नीचे जाएंगे तो हमको CA सेट करके दिखता है, तो इसको हमने ओपन किया, न्यू विंडो में ओपन हुआ, और अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें अब आपके लिए दी गई है। तो मॉक टेस्ट करके जो है वो यहाँ पे हमारे पास में है। मॉक टेस्ट को ये देखिए, ये यहाँ पे मॉक टेस्ट करके दिख रहा है। अब ये करीबन करीबन आप देखिए कि 5 मॉक टेस्ट हमारे पास में इंस्टीट्यूट ने इशू की हुई है। देख लीजिए, ये 5 मॉक टेस्ट इशू की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की तरफ से। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 तो है, फिर वो जनरल इंस्ट्रक्शन है तो उसको देखने का जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। तो हम लोग जो 3rd नंबर का हमारा मॉक टेस्ट है उसको हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं। कौन से नंबर का? 3rd नंबर का जो मॉक टेस्ट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी, आप भी देख सकते हैं इसको जाके, जो है ये ओपन है, कोई भी जाके इसको देख सकता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कैसा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में जो है ICSI टाइप करेंगे, देन वापस आप जाएंगे नीचे और वापस आप जो है ICSI टाइप करेंगे और वहां पे अगेन कंफर्म करेंगे। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे आपके लिए आ गई है, जो है जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का जो टॉपिक है, अगर आप उसको देखेंगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो है आपको वो बता रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसमें 35 क्वेश्चन है और टोटल 50 मार्क का आने वाला है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 35 मार्क का है, 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है। करंट अफेयर 15 क्वेश्चन है, 20 मार्क का है। तो टोटल 120 क्वेश्चन है और 170 मार्क का है। वहां पे उन्होंने ये भी आपको बताया है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये भी वो बोल रहे हैं कि यू कैन सबमिट योर टेस्ट ओनली आफ्टर 60 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट टाइम। तो स्टार्ट होने के 60 मिनट बाद ही आप उसको कर सकते हो। बाकी कोई चीज़ें समझने की विशेष बात नहीं है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे चलेंगे और ये यहाँ पे कंफर्म करके हैं, उसको स्टार्ट करके यहाँ पे दबा देते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो टेस्ट है ये चालू हो गया है, जो है। और आप देखिए ये साइट पे है, तो जैसा साइट का स्पीड रहेगा उस हिसाब से ये चल रहा है, जो है। तो जैसा साइट का स्पीड है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आप देखिए, नॉट आंसर्ड है तो वाइट दिखेगा, आंसर्ड है तो ग्रीन दिखेगा, मार्क्ड है तो मार्क फॉर रिव्यू है तो अलग दिखेगा, है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है, अभी इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर इशू नहीं किए हैं। तो हमने क्या किया है, हमारी जो क्लासेस है दिनेश अग्रवाल क्लासेस, हमने इसमें खुद ने इनके आंसर्स को वर्कआउट किया है। और ये टेंटेटिव आंसर है, इंडिकेटिव आंसर है, इट मे डिफर विद द ओरिजिनल आंसर्स। तो हमने एक बनाया है, आपको डेफिनेटली इसमें बहुत मदद होंगी। आप ऊपर में अगर देखेंगे तो आपके पास में ना जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें 35 MCQ दिख रहे हैं। उसके बाद में जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें आपके 35 है, इकोनॉमिक में आपके 35 है और करंट अफेयर्स में आपके 15 है।
ठीक, अच्छा अभी एक एक करके चालू करते हैं। आई लाइक रीडिंग जनरल्स देन डैश नॉवेल्स। तो आई लाइक रीडिंग जनरल्स, तो मैंने देखा इसको एनालाइज करके और मुझको लगा कि इसका आंसर जो है वो मोर देन ज्यादा सटीक बैठता है। तो आई लाइक रीडिंग जनरल्स मोर देन नॉवेल्स, मतलब मुझको जनरल पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट की जनरल्स आती है तो मुझको जनरल पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है नॉवेल के मुकाबले, ऐसा हम लोग इसमें बोलेंगे। ठीक, क्लियर होता है ये, है ना। अभी थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा स्क्रीन शॉट है तो मेरे को बड़ा छोटा करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट पे आ गए हम लोग फिर। चाहे तो बाजू से भी दबा सकते। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द ऑप्शन गिवन बिलो। एकोमोडेशन है यहाँ पे, तो एकोमोडेशन अगर आप देखेंगे तो आपके पास में डी नंबर ज्यादा सटीक लगता है, तो हम लोग डी को ठीक कर देते हैं। तो हम लोग जो है ACCOMMODATION, तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग उन्होंने बोली थी, तो हमने डी को सिलेक्ट कर दिया है। फिर हम लोग आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे। मैं बाजू से ही टिक करते जा रहा हूं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ईच ऑफ द क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज करने का है हमको, कि हर एक क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, टू बरी द हैचेट मीन्स, तो वहां पे टू एंड ए फ्यूड विद द एनिमी, इसका मतलब होता है, ये बहुत पुरानी आइडो में कहावत है, मतलब हमने जो है ना बरी मतलब मिटा डालना, बॉडी को बरी कर देते ना, है ना, मिला देते ना मिट्टी में। और हैचेड मतलब आपकी हमारी जो भी कहा सुनी थी, गलत फहमी थी, उसको खत्म कर देना। तो हमारा जो एनिमी है उसके साथ में हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको हमने खत्म कर दिया है। फोर्थ आता है हमारे पास, एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर ए सील और फॉर ए कंसिडरेशन, अंडर ए सील और फॉर ए कंसिडरेशन इज कॉल्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब है दो पार्टीज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम लोग, जो कोई एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की नजर से दिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले भी बोला है, अब ये पोर्शन जो है ऑनलाइन है तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिटवीन टू पार्टीज, तो 10 बातें उसमें, 10 एसेंशियल एलिमेंट्स थे, हमने पहले भी बताया होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड बाकी चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना टाइम भी चल रहा है, ये जो है ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ऊपर में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे आपके पास में समय भी चल रहा है कि कितना समय हो चुका है। तो हम लोग बहुत ज्यादा जो है काम की बातें से भी यहाँ पे डिस्कस कर सकेंगे अभी जो है इसमें जो है, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस का जैसा क्लास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर अ सील और फॉर ए कंसिडरेशन एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पांचवा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। डैश अलाउज कम्बरसम नॉलेज टू बी मेंटेन्ड एंड इजीली एक्सेसिबल accessed easily accessed throughout the company using hypermedia and web technologies। तो वेब टेक्नोलॉजीज, तो आप देखिए वेबसाइट जो है वो ज्यादा अच्छा है, वैसे तो वेब कम्युनिकेशन भी अच्छा है, वेब सर्कुलर भी अच्छा है, वेब पब्लिशिंग भी अच्छा है, मगर वेबसाइट अगर होती है तो आपकी सब बातों को उसमें इंक्लूड कर लेती है। तो जो वेबसाइट है, आजकल तो सब चीजें वेबसाइट से ही चल रही है, तो अगर किसी के पास में अपना वेबसाइट है तो वो हर एक से कम्युनिकेट कर सकता है, अपना नॉलेज इशू कर सकता है। आज भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट या एक मोबाइल ऐप के थ्रू ही आपको पढ़ा रहा हूँ ना भाई। तो आप कहीं और बैठे हुए किसी दूसरे राज्य में, मैं किसी और राज्य में हूँ, मगर फिर भी आप मेरे को पहचानते हैं और आप मेरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, आपका और मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक, छठे पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द वेब। HTTP करके बोला जाता है, क्या बोलते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके इसको बोला जाता है, HTTP करके बोला जाता है। आप देखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय वेब, तो HTTP करके यूज किया जाता है। 7 पे आते हैं। 7 पे जो है हमारे पास में, चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द ऑप्शन गिवन बेलो, तो गैलोज सही स्पेलिंग है C नंबर का, GALLOWS, गैलोज करके है, गैलोज नहीं होता है,
है ना। तो गैलोज जो है वो सही स्पेलिंग लगता है, तो हमने उसको टिक किया है। 8 नंबर पे आते हैं मेमो। मेमो मतलब एक पेपर पे जो लिखा जाता है, मेमो, ऑफिस का भी मेमो आता है। तो मेमो, तो मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्क्यूलर, ग्राफ्स, चार्ट, स्टाफ न्यूज़लेटर, ईमेल आर एग्जांपल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ऑल दीज आर अवर रिटर्न कम्युनिकेशन। तो हम लोग इन सबको क्या बोलते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन के तौर पे बोला जाता है। तो मेमो, रिपोर्ट, आप मेरे साथ में ना बोलते जाइए, खाली मत बैठिए आप लोग। अगर आप खाली बैठोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। तो आप मेरे साथ में बोलो, जितना आप बोलोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, अच्छा लगेगा, कंटिन्यू रहेंगे। बहुत बार ऐसा भी होगा कि भाई 120 एमसीक्यू है तो पूरे एक साथ में नहीं देखने बनते, तो 50 पहले देख लो, बस बाद के 50 बाद में देख लो। तो रिपोर्ट, मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्क्यूलर, ग्राफ, चार्ट, स्टाफ न्यूज़लेटर, ईमेल आर ऑल एग्जांपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये सब काय का एग्जांपल है रिटर्न का, क्योंकि ये लिखा जाता है, इसीलिए जो है fill up the blank by choosing the most appropriate option. There isn't dash water in the overhead tank. अब ना इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, बट ऐसा लगा पढ़ के कि देयर इजंट एनी, मतलब ज्यादा अच्छा जो था वो एनी भी अच्छा है। देयर इजंट एनी वाटर इन द ओवरहेड टैंक, या देयर इजंट लिटिल वाटर इन द ओवरहेड टैंक भी अच्छा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए भी अच्छा है और डी भी अच्छा है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। देयर इजंट एनी वाटर इन द ओवरहेड टैंक, देयर इजंट अ लिटिल वाटर इन द ओवरहेड टैंक। तो एनी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा चूजी है, ज्यादा बेटर है, उसको अपन लोग चूज कर लेते हैं। ए फायर ब्रोक आउट, अब ये बोलते से ही आ गया, फायर ब्रोक आउट इन द नेबरहुड। तो आंसर ऐसे ही आ गया है, ए वाला जो है हमारा आंसर है इसका। तो ए फायर ब्रोक आउट इन द नेबरहुड, तो पड़ोस में ही जो है फायर ब्रोक आउट हो गई है, ऐसा उसका मतलब है। ए लेटर हेड कंटेन्स द फॉलोइंग। अब लेटर हेड में क्या क्या बातें रहती हैं, तो सभी बातें रहती है। कंपनी का लोगो भी रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस भी रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी रहते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी बातें लिख देते हैं वो वहां पे जो है हम लोग। हाँ, तो डी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। डैश इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुआ रहता है। इवन इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ इंट्रानेट्स। तो इंट्रानेट जो रहता है वो किसी एक कंपनी या सोसाइटी में एक पर्टिकुलर में रहता है। इंटरनेट जो है वो सबसे कनेक्टेड रहता है, इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी करके बोला जाता है। 13 देखेंगे हमारे पास में, ए वर्टिकल नेटवर्क इज यूजुअली बिटवीन। वर्टिकल नेटवर्क मतलब खड़ा नेटवर्क, तो बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच में जो रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में जो नेटवर्क रहेगा। वैसे स्टूडेंट टीचर भी है, मगर स्टूडेंट टीचर बोले तो सुपीरियर, सबॉर्डिनेट बोले तो स्टूडेंट। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा जो है वो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट ज्यादा अच्छा लगता है, उसको हम लोग टिक कर देते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। अब कुछ कुछ कैसी बातें हैं कि अगर आपका नॉलेज लेवल अच्छा है तो बिना मेहनत के ही हो जाता है। एब इनिशियो, ये हम लोग वॉइड एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग करके बोलते हैं, तो हम लोग इसका आंसर जो है वो बी लिख देते हैं। तो एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से, तो ये आता है वॉइड एग्रीमेंट में कि जो छोटा बच्चा रहता है उसके साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो बिगिनिंग से ही खराब होता है, वो इन्फोर्सेबल होता ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 15 है हमारे पास में, ए प्रिंसिपल कम्युनिकेशन शुड बी सो क्लियर। देखिए नीचे भी क्लिक कर सकते हैं चाहे तो, ये यहाँ पे नीचे भी नेक्स्ट लिखे हुआ है, तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हो उसको चाहे तो, है ना। A communication should be so clear, should be clear so the recipient can understand what the sender really wants to communicate, denote which principle of communication। सिंपल बात है, क्लैरिटी के बारे में बातचीत हो रही है। किसके बारे में बातचीत हो रही है? क्लैरिटी के बारे में बात हो रही है। मतलब आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, वो इतना क्लियर होना चाहिए कि हम जो बोले आप ज्यादा किसी एफर्ट के समझ जाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी इसमें आता है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है कुछ लेवा देवा करना,
ठीक है। करेक्टनेस वो भी अच्छा है। कंसाइसनेस मतलब जो बातें बोलो वो शॉर्ट में बोल दो, काम निपटा दो फटाफट जो है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। डैश, a dash is an evaluation or assessment or review of a particular event, issue, period or set of circumstances which is related to a business. A dash, a dash is an evaluation, assessment or review of a particular event, issue, period or set of circumstances which is related to a business. तो business report जो रहती वो किसी एक particular चीज से connected रहती और किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बताती। जैसे जियो के बारे में हम बात करेंगे तो जियो की अलग से रिपोर्ट आएंगी, तो वो एक अलग चीज हो जाती। तो बिजनेस रिपोर्ट में इवैल्यूएशन भी रहता, असेसमेंट भी रहता, पर्टिकुलर इवेंट का रिव्यू भी रहता, पीरियड भी रहता, सर्कमस्टांसेस भी दी जाती है कि कौन सी चीज में क्या रिपोर्ट चल रही है। नहीं तो 17 पे चलते हैं। Dash is used to find, retrieve and display information available on the world wide web. इंटरनेट जो है वो हम लोगों को जरूरी रहता है, और मगर इंटरनेट में हम लोग वेब ब्राउजर के थ्रू इसको विड्रॉ करते हैं। तो वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू फाइंड द, रिट्राइव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर एक तरह का दरवाजा हो गया है जहां से हम लोग इंटरनेट में घुसते हैं। ठीक, 18 पे चलते हैं हम लोग। तो कम्युनिकेशन वेयर मैसेजेस मतलब दो लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, तो कम्युनिकेशन वेयर मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होगा, फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन होगा, इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना बोले भी समझ गया। अब जैसे आप मेरे को देख रहे होंगे तो मेरे को देख के भी मैं आपसे समझ लो बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मगर उसके साथ में भी आप बहुत सारी बातें मेरी समझ जा रहे हो कि मैं कौन हूं क्या हूं जो है। तो दैट इज मतलब बिना बोले भी किसी के कपड़े को देख के, चाल ढाल को देख के जो बातें हम लोग समझ जाते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके बोला जाता है। उसके बाद में एनी डिलीटेड मेल इज पुट इन ट्रैश, ट्रैश में चले जाता है। इनबॉक्स में तो जो मेल आता है वो रहता है, सेंट में जो मेल जाता है वो रहता है, स्पैम में जो बहुत ऐसा बिना सोचे समझे ईमेल्स आते हैं ना, जो इररिलेवेंट ईमेल्स रहते हैं वो स्पैम में रहते हैं। तो जो ट्रैश रहता है, ट्रैश मतलब खत्म कर देना, उसमें वो ईमेल जाके पड़े रहते हैं जो अपन ने डिलीट मारे हैं। तो आप देखिए वो जनरली बाद में और चले जाता है। फिर उसके बाद में जो है they always give the available seat, they always give the available seat to dash come first, तो they always give first seat to whoever। अब ये ना whomever भी ठीक है, whom भी ठीक है, whichever भी ठीक ठीक लगता है, whichever ठीक नहीं लगता इतना, whoever ठीक लग रहा है, तो whomever भी ठीक है, गलत नहीं है वो भी। अब उनकी क्या सोचे, अब इसके आंसर है नहीं तो मैंने मेरे दिमाग से ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप whomever भी लेते हैं तो गलत नहीं मानूंगा मैं, वो भी सही मानूंगा मैं। 21 पे आते हैं। एविडेंटली अवर प्रोडक्ट इज द मोस्ट यूनिक। अब देखिए ऊपर में ना उसको पढ़ लेते हैं पहले। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब ये नीचे जो सेंटेंस दिया है, in each of the following sentences 4 words और phrases are underlined। तो जो words और phrases है underline है। if there is any mistake with regard to grammar or uses, तो अगर वहां पे कोई mistake है या grammar से related या uses से, it is in the underlined part only, तो वो underlined part में ही है। identify the incorrect part, तो incorrect part कौन सा है वो देखेंगे। evidently our product is the most unique, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है और मोस्ट यूनिक इन द मार्केट। अब कैसा है, मैं जब इसको पहली बार सॉल्व कर रहा था मैंने बहुत बार इसको पढ़ा, बट इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक ऐसी दिखती नहीं। तो फिर मेरे को ऐसा लगा एविडेंटली जो वर्ड है ना उसकी जगह पे कोई और वर्ड का उपयोग कर सकते थे। तो जो ए वर्ड है उसकी जगह पे गलत नहीं लगता मगर कुछ और आ सकता है, तो फिर मैंने उसको ए को आंसर मान लिया था कि ए जो है वो गलत हो सकता है। ठीक, तो उसको टिक हमने कर दिया था। तो एविडेंटली अवर प्रोडक्ट इज मोस्ट यूनिक इन द मार्केट, तो एविडेंटली को एक बार का टिक कर दे रहे हैं अभी हम लोग जो है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे
तो 22 नंबर पे जाते हैं। फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो एप्रोप्रिएट वर्ड लेना है, ट्रेजन वर्ड है वहां पे, क्या वर्ड है, ट्रेजन वर्ड है। तो ट्रेजन वर्ड का जो मतलब आता है वो आता है हमारे पास में बिट्रायल ऑफ द कंट्री। मतलब ट्रेजन मतलब क्या, तो जो कंट्री में जो आक्रोश की भावना आती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो बहुत बार असंतोष जिसको बोलते हैं बढ़ जाता है, उसको हम लोग ट्रेजन करके बोलते हैं, तो ट्रेजन आ जाता है वो। 23 में आएंगे एमिकस क्यूरी। क्या मतलब बोल रहे हैं हम लोग, एमिकस क्यूरी। तो एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो मित्र होता है, आप देखिए कोर्ट के भी मित्र होते हैं जो कोर्ट को मदद करते हैं केस को सॉल्व करने के लिए, उनको एमिकस क्यूरी करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एमिकस क्यूरी करके बोला जाता है। उसके बाद में आप आएंगे फॉक्स पास। तो फॉक्स पास का मतलब होता है सोशल ब्लंडर, किसी न किसी तरह का सोशल ब्लंडर हमने कर दिया है। तो होता है बहुत बार, बहुत सारे जैसे कुछ कुछ लोग रहते हैं ना सोशल ब्लंडर करते हैं। मतलब अब इसको किस तरह से बोलेंगे सोशल ब्लंडर को, जो है कि समझ लो किसी व्यक्ति ने 2 मैरिजेस कर ली, इट इज अ सोशल ब्लंडर, ऐसा सोशल ब्लंडर बोल सकते हैं। तो वो तो क्राइम भी हो गया हमारे यहाँ पे, मगर इसको सोशल ब्लंडर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारा 24 हो गया है। 25 पे आते हैं। देखो द पर्पस ऑफ MIS लिख लीजिए। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब MIS का मतलब क्या, नाम से ही बता रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब मैनेजमेंट को जो जानकारियां चाहिए उसका बने हुआ सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं MIS। अब MIS करता क्या है, टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। हाँ जी भाई, MIS ये भी करता है, फ्यूचर प्लान को प्रिपेयर करता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए। अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो मैनेजमेंट को भी अलाउ करता है, कुछ ना कुछ गतिविधियां जो है वो बताता है, जो मैनेजमेंट नहीं सोच सकता वो भी बताता है। टू रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, शेयर होल्डर को बताता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे तो ना बिना कुछ ध्यान दिए इसका आंसर है डी। तो 25 का जो आंसर है वो हमारा है डी। क्या है, डी। 26 पे चलते हैं। अगेन वही है कि इसमें से कोई मिस्टेक निकालो। वापस रीड करता हूं आपके लिए। In each of the following sentences, 4 words or phrases are underlined. If there is any mistake with regard to grammar or uses, तो अगर वहां पे कोई मिस्टेक है ग्रामर और यूजेस से, इट इज इन द अंडरलाइन पार्ट ओनली, तो वो अंडरलाइन पार्ट में ही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट, तो करेक्ट पार्ट का पता लगाना है। द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू बेंड एंड देन लिफ्टिंग द वेट। तो झुकना और फिर जो है लिफ्ट को उठाना जो है वो उनका बोल रहे हैं। अब ये जो टू बेंट आता है ना, उसकी जगह पे ऐसा लगता है बेंट आना चाहिए, बेंट BENT आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डी जो है उसको टिक कर देते हैं, डी हमको ठीक लगता है इसीलिए। ठीक है, ये इंडिकेटिव आंसर्स डिस्कस हो रहे हैं मेरे आपसे। चलिए अब ये देखिए, ये बहुत सारा बड़ा सा पैराग्राफ आ गया है ये यहाँ पे आपके लिए। देखिए इतना बड़ा सारा पैराग्राफ इन्होंने बना के दिया है। अब ये जनरली कैसा है, ये पैराग्राफ वहां पे पढ़ो और फिर उसको सॉल्व करो, वैसा वाला सिचुएशन है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पैराग्राफ को पढ़ो और फिर इसको सॉल्व करो। मैं इसका ना आपको ब्रीफ आउट बता देता हूँ कि इसका ब्रीफ आउट क्या है, क्योंकि हमने आपके पास आने के पहले हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया और वी हैव सम इंडिकेटिव आंसर्स विद अस। तो मैं आपको ना ये पूरा पैराग्राफ अभी पढ़ के बताऊंगा, तो जो मेरे पास में समय बचे हुआ है वो चले जाएगा। तो मैं उसमें, क्योंकि अभी ना 1.5 घंटा ही बचा है उसके हिसाब से, और मैं कंटिन्यूअसली रियल टाइम बेसिस पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 27 से लेके तो 31 तक के हमारे पास में क्वेश्चंस है एंड आई फाइंड आउट। तो मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करके इसको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ो पूरा पैराग्राफ एक बार जो है, और ये टेस्ट बार बार आती है। तो देखेंगे इन अ स्टेटमेंट इट अमाउंटेड टू, अब ये जो पैराग्राफ है ना, ये WTO और GATT के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है।
तो पैराग्राफ क्वेश्चन 27 पढ़ रहा हूं मैं। इन स्टेटमेंट इट अमाउंटेड टू ए रिकॉग्निशन दैट इंटरनेशनल ट्रेड and its benefit cannot be enjoyed unless trading nation accept the discipline of negotiated rule based environment। मतलब इनका बोलना क्या है कि जब वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है, जब वर्ल्ड जो है वो व्यापार करता है आपस में, तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड जब हम लोग करते हैं तो हमने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये रूल है, इसके हिसाब से चलेंगे। कोई भी नेशन अपना माल बहुत सस्ते नहीं बेचेगा, बहुत महंगा नहीं बेचेगा, आपस में सामंजस्य रखेंगे। अब वो बहुत सारी रूल है, बहुत सारी बातें हैं। तो इट एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ निगोशिएटेड रूल बेस्ड इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू, अब ये किसके बारे में बात करता है? तो हमारे पास में बिकॉज आंसर है तो यहाँ पे हमने निकाले हुआ है कि इसका 27 का जो आंसर है वो ए है। क्या है आंसर? ए है। तो एम्बेसडर कैंटोन्स डिफेंस ऑफ WTO जो है उसके हिसाब से निकाल के दिया है इन्होंने। तो एम्बेसडर कैंटोर थे, उनका डिफेंस था WTO में, तो उसमें बोला गया था कि हमने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड करना है। क्या करना है? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड करना है। 28 पे आते हैं, 28 पे आते हैं। What would be the closest reason why WTO was not formed in 1970? तो WTO को ना 1970 में भी बनाने की कोशिश की गई थी, मगर 1970 में वो नहीं बन पाया था। उसके पीछे का रीजन था द US गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट। तो ऐसा हमने बोला है कि यूएस गवर्नमेंट के कुछ इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसको फॉर्म करने की में उत्साहना नहीं दी। क्योंकि कैसा है ना, अगर अमेरिका कहीं पे मना कर देता है या अपनी टांग अड़ा देता है तो काम नहीं होता है फिर। इन द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है प्रैक्टिसेस नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द स्टेटेड रूल। मतलब जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स रहेंगे, ट्रेड पॉलिसीज रहेंगी, ट्रेड प्रैक्टिसेस रहेंगे, वो एक जैसी होना चाहिए, उनका बोलना है। क्या होना चाहिए? एक जैसी होना चाहिए, ऐसा उनका बोलना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज WTO प्रमोटेड द टेक्निकल लीगल वैल्यूज पार्टली थ्रू। तो जो पैसेज है उसके हिसाब से जो WTO है उन्होंने टेक्निकल लीगल वैल्यूज पार्टली थ्रू, किसके थ्रू उन्होंने किया है? तो वो उन्होंने किया है, उसको प्रमोट किया है टेक्निकल लीगल वैल्यूज को, इंटीग्रेटिंग अंडर वन रूफ द एग्रीमेंट साइन अंडर गेट। तो उन्होंने इंटीग्रेट किया है उसको वन रूफ एग्रीमेंट साइन अंडर गेट, गेट के अंतर्गत साइन करवा के उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया है। The reason, the most likely reason for the acceptance of WTO package by nations was that, तो क्या रीजन है कि WTO का जो पैकेज है वो नेशंस एक्सेप्ट कर रहे थे? तो इट इज अ रूल बेस्ड लीड टू एक्सपोर्ट गेन। मतलब आज हम लोग को नुकसान हो रहा होगा समझ लो रूल बेस्ड सिस्टम लेने से, मगर आने वाले समय में हमको एक्सपोर्ट गेन होगा, इसीलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा उनका बोलना था। 32वां MCQ करते हैं। डैश इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड और मूवेबल एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर और पैसेज ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन करके बोलते हैं, ये सबको मालूम है। डेप्रिसिएशन जो है वो फॉल इन द वैल्यू को बताता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम लोग चीजों को उपयोग में लाएंगे वैसे वैसे उनका जो रेट है वो कम होता है, उनका जो भाव है वो कम होता है। ठीक, उसके बाद में हम लोग 33rd MCQ करते हैं। Read the jumbled passage carefully and then pick up the option in which the best sequence is shown। तो उसमें से जो बेस्ट सीक्वेंस है उसको हमने पिकअप करना है। तो हम लोग आंसर पे से भी जा सकते हैं। अब जैसे ये जैसे नीचे में आंसर देखेंगे ना तो पहले 4 है, ऐसा दोनों को देख के लगता है, तो हो सकता है 4 से चालू करते हैं अपन लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन लोग शुरू से पूरा जो ओपन वाला है थोड़ा बड़ा है ये, तो इसको बड़ी स्क्रीन पे ला लेते हैं। देखो इसको बड़ी स्क्रीन पे ला लेते हैं। देखो, द सुपर टैग स्कैनर could revolutionize the way people shop virtually eradicating supermarket queues। अब सुपर टैग स्कैनर क्या रहता है? वो आजकल नहीं एक होता है कि अपन गए वहां पे और वो स्कैन कर लेता है QR कोड वगैरह से, तो वैसा ही कुछ है ये। ठीक, और इससे क्या होगा? फटाफट काम हो जाएगा। द फेज ऑफ रिटेलिंग विल चेंज इवन मोर रैपिडली when the fiber optic network built up, cable TV companies begin to be more widely
यूज, तो केबल टीवी जो है वो और ज्यादा यूज होने वाला है। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है तो, केबल यूज होता है तो द स्कैनर वुड बी अ डबल बेनिफिट फॉर सुपरमार्केट, रिमूविंग द बॉटलनेक व्हिच कॉजेज फ्रस्ट्रेशन टू मोस्ट कस्टमर एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चेकआउट स्टाफ। मतलब जो स्कैनर है वो ज़्यादा यूज़ होने से क्या होता है कि तकलीफ़ें कम होंगी और जो कस्टमर है उनका फ्रस्ट्रेशन कम होगा, लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर विच कैन रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ सुपरमार्केट ट्रॉली एट अ ग्लेंस हैज जस्ट बीन डेवलप। अब ये पहला वाला सेंटेंस लगता कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर अपन ने डेवलप किया है और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर जो है उसके थ्रू जो है वो अपन काम करेंगे। तो उसमें कैसा अपन लोग करते हैं, तो जैसे पहले वाला ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर विच कैन रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ सुपरमार्केट ट्रॉली एट अ ग्लेंस जस्ट बीन डेवलप, है ना। और सुपरमार्केट स्कैनर वुड हैव अ डबल बेनिफिट फॉर सुपरमार्केट, रिमूविंग द बॉटलनेक व्हिच कॉजेस फ्रस्ट्रेशन टू मोस्ट कंज्यूमर एंड रिड्यूसिंग the number of checkout staff। and super tag scanner revolutionized the way people eradicate the eradicate तो मेरे को कैसा लगता है कि जब मैंने ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले फोर्थ आना चाहिए, उसके बाद में थर्ड आना चाहिए और उसके बाद में फर्स्ट आना चाहिए, मगर वो सीक्वेंस है नहीं यहाँ पे। तो वो सीक्वेंस थोड़ा सा कहाँ मिलता है, वो सीक्वेंस थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो ये 4A में मिलता है हमको, जो है यहाँ पे पहले फोर्थ है, उसके बाद में फर्स्ट है, फिर थर्ड है और फिर सेकंड है। तो मैं उसको टिक कर लेता हूँ, मेरे को वो ठीक लगता है इसीलिए। थेशर्स का मतलब क्या होता है, तो थेशर्स का मतलब होता है बुक ऑफ सिनोनिम्स। मतलब ये बुक अगर आप देखेंगे थेशर्स में तो आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर चीज के क्या सिनोनिम्स है अलग अलग तरह के, वो इस बुक में देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद में 35वें नंबर पे अगर आप जाते हैं तो नॉइज इज अ डैश बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो जो नॉइज है वो किस तरह का बैरियर है, नॉइज जो है वो फिजिकल बैरियर के तौर पे बोलते हैं। सिमेंटिक बैरियर का मतलब तो ये है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और दूसरा कुछ और समझ रहा है, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो जो नॉइज है वो फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन है। क्या है? फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन है। चलिए अब आ जाते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। अब इसमें 36वां नंबर का क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलरेडी अभी देखा अपन ने 35 एमसीक्यूज के साथ में। अब लुक, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक क्लोजली एट द गिवन लेटर पैटर्न, मतलब इसका जो पैटर्न है वो अपने को थोड़ा देखना है कि यह पैटर्न क्या बोल रहा है। एंड चूज द सीरीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, विल करेक्टली फिल द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो बाद में ऑप्शन को देखना है कि इसमें कौन सा आएगा। अब देखो थोड़ा सा, पहले है FAF और फिर हो गया GAF, तो उल्टा हो गया, F की जगह पे G और G की जगह पे F। फिर है HAI, फिर है IAH, उल्टा हो गया अगेन, एक वैसी ही है मगर H की जगह पे I और I की जगह पे H आ गया है। फिर JAK है, तो आप देखो K, J की जगह पे K ला दो और K की जगह पे J ला दो, तो KAJ। तो KAJ आपका 36वां MCQ हो जाएगा। कौन सा? 36वां हो जाता है। फिर आते हैं 37th MCQ पे। अब ये थोड़ा सा जैसे अलग हो जाता है, जैसे ये कैसा है ना, ऐसा घूमता है अपना जो वॉच है, क्लॉक है, वो इस तरह से घूमती है। तो क्लॉकवाइज अपन लोग देखेंगे इसको। तो क्लॉकवाइज अगर अपन लोग इसको देखेंगे कि ये किस तरह से घूमता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप देखो कि पहले वाला एक बार पढ़ लेता हूं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए प्रॉब्लम फिगर फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड 1 2 3 4 कॉल्ड द आंसर फिगर। तो 1 2 3 4 है, उसके बाद में उसके सेम आंसर फिगर्स दिए गए हैं। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम फिगर। तो इसके बाद में आपको ये पता करना है कि कौन सा सीक्वेंस उसके बाद आने वाला है, ये आपने देखना है।
जो है, तो प्रॉब्लम फिगर आपके पास में है और उसके नीचे में उसका आंसर फिगर है, तो कौन सा उसके बाद में आने वाला है, मतलब ए के बाद में कौन आएगा, बी के बाद कौन आएगा। अब आप देखो ए के बाद जो है ये वाला जैसे अपन लोग देख रहे हैं, ये वाला अगर अपन लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे पहले वाले में आप देखो उल्टा जा रहा है, वो क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है वो। हाँ, उसके बाद में दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो वो जो है वहां पे अगर आप देखते हो तो वो ऐसा लगता है कि दूसरे वाले सिचुएशन में वो ठीक ठीक जो है वो भी अगेन उल्टा दिख रहा है अपने को। तीसरे वाला जो है वो थोड़ा ठीक है, मगर जो चौथे वाला है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आता है, क्योंकि वो ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो ऐसा है अभी, तो वो उसके बाद आ जाएगा। तो मैं इसको इमेज 4 ले लेता हूँ, बी नंबर पे जो आता है वो उसमें। फिर आते हैं हम लोग 38 नंबर पे हमारे, व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज। इसमें नेक्स्ट सीरीज क्या होंगी, आप देखो 24 के बाद में 28 है, मतलब हो गया 4 का फर्क। 28 के बाद में आपका मालूम है नहीं क्या है, फिर 52 है। अब 28 और 52 के बीच में कुछ तो भी फर्क है, वो अपने को यहाँ पे देखना है कि वो फर्क क्या है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आंसर पे से भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा वर्कआउट उसको किया। अब मैंने क्या किया, 4 का पहाड़ा लगाया, 4 का टेबल लगाया। तो अब जैसे 24 और 28 में 4 का फर्क है, 28 के बाद में संख्या में 8 का फर्क रख के देखता हूं मैं, तो मेरे को आदत है ऐसा करने की, तो मैंने 8 का फर्क रख के देखा, तो 28 प्लस 8 हो जाता है 36। ठीक है, होता है, तो 36 होता है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो इसके बाद में 36 जो आ रहा है आपके पास में, तो 36 और 52 में आप देखो कितने का फर्क आता है। 36 और 52 में आपका 14 और 16 का फर्क है, मतलब पहले में था 4 का फर्क, फिर हो गया 8 का फर्क, फिर हो गया 16 का फर्क। अब 16 का डबल कितना है, 32। क्या 52 प्लस 84 32 होता है, हाँ 32 होता है। तो ये भी हमारा 36 जो है राइट आंसर, इसमें हमारा क्या आया, 36 आया। 39th एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, एवरी शेयर इन अ कंपनी, अब ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिस्टिंक्टिव नंबर। तो डिस्टिंक्टिव नंबर से वो डिस्टिंक्शन हम लोग उसको ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, डिस्टिंक्टिव। फिर 40th एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सी चीज जो है प्रीएम्बल में नहीं थी, हम लोग बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, कौन सी चीज इसमें ऐसी नहीं थी जो प्रीएम्बल में है। तो हमने इसको प्रीएम्बल निकाला और प्रीएम्बल को हमने फिर पढ़ के देखा कि कौन सी चीज इसमें से नहीं थी। तो आप देखेंगे जस्टिस, सॉवरिन और सोशलिस्ट है प्रीएम्बल में, मगर उनके पास में कौन सी चीज नहीं है, उसके पास में मॉरलिटी नहीं है। 40 में का आंसर हम लोग डी बोलेंगे फिर, तो मॉरलिटी नहीं है प्रीएम्बल में। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, तो चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक। अब इसका आंसर जो है अगर आप देखेंगे तो लोकस्ट आता है। देखो स्नेक, क्रोकोडाइल और चैमलिन जो है हम लोग बोल सकते हैं धरती पे घूमते हैं, हाँ, जबकि जो लोकस्ट है वो हवा में है। तो हम लोग इसका आंसर ले लेते हैं लोकस्ट, टिड्डी जिसको बोलते हैं, टिड्डी इसका आंसर आ जाएगा। 42nd एमसीक्यू देखते हैं, नो वन कैन कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इस डॉक्ट्रिन को डबल जियोपार्डी बोलते हैं, मतलब एक ही इंसान को एक ही चीज के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, इसको डबल जियोपार्डी करके बोला जाता है। तो 43 हुआ हमारा, 42 हो गया हमारा। 43 पे आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंसस एड इडम को मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बोलते हैं, एक बात पे एक ही जैसे रजामंद होना भी बोलते हैं, है ना, मिरर इमेज होना भी बोलते हैं। तो मीटिंग ऑफ माइंड जो है ए, वो हमारा सही उत्तर है इसका जो है। 44 पे आते हैं फिर हम लोग जो है, तो 44 पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए थोड़े से बड़े पैटर्न में इसको जो है, तो पहले है FAG, फिर हो गया GAF, ठीक, फिर है HAI, फिर क्या है HAI है हमारे पास में, फिर हो गया है IAH। अब ये ना बैठता नहीं,
तो ऐसा करके देख लेते हैं, मतलब अब कोई संख्या नहीं है तो उसका अल्टी पल्टी कर दे हुए अपन लोग जो हैं, तो अपन लोग क्या करके देखते, वो उसको गिनते हैं ABCD को। तो ABCDEF G आया, दूसरे में G पहला, GHIJ। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है, आपका आंसर जो है वो दो है, दो में से कोई एक हो सकता है, A आ गया या C आ गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। कौन सा आंसर हो सकता है, J आ रहा है तो A हो सकता है, या आपका आंसर G हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें भी जो है अगर आप देखेंगे तो अल्टी पल्टी इन्होंने जो जिस तरह से की है, तो हम लोग J भी ले सकते, या हम लोग जो है इसमें हमारा आंसर जो है K भी ले सकते। तो हम एक काम करते, इसमें हमारा आंसर जो है हम लोग K को सिलेक्ट करते, बिकॉज ऑलरेडी I आ चुका है ऊपर में हमारे पास में, तो हम लोग C को ले लेते हैं। इसमें हमारा आंसर किसको ले लेते हैं, C में ले लेते हैं। इसमें हम हमारा आंसर जो है 44 हमारा हो गया। 45 पे आते हैं, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ एक बार घड़ी ले जाना जिसमें वो छोटे और बड़े कांटे रहते हैं, वो वाले तो ज्यादा अच्छा आता है। जो घड़ी का पूरा रेडियस रहता है, अगर आप देखेंगे 360 डिग्री रहता है। आधा घंटा बोलेंगे तो 180 डिग्री, 15 मिनट अगर आप बोलेंगे तो 90 डिग्री। तो एक जो 5 मिनट दिखाता है ना, वो करीबन आपका 30 डिग्री दिखाता है। तो an accurate clock shows 10 o'clock in the morning। तो 10 o'clock in the morning तो ये ऐसा रहता है, वो जो है नहीं ऐसा, ये बीच में 12 बजे पे दिखेगा और ये इधर में 10 पे दिखेगा, मतलब इधर में 60 बाकी रहेगा। एंड हाउ मेनी डिग्रीज विल our end rotate when clock shows 6 o'clock in the morning। तो 6 बजे बोलेंगे तो ये ऐसा था, ये क्लॉक का छोटा कांटा बीच में आ जाएगा, तो ये कुछ 180 डिग्री तो वैसे ही मूव हो गया, और 60 डिग्री और तो 240 डिग्री मूव होता है। कितना डिग्री मूव होता है, 240 डिग्री मूव होता है। 46th करते हैं, तो 46th अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बेसिक मतलब ये होता है कि जो कोर्ट जो है जिसमें पहले तो रिकॉर्ड हो जाता है, और जहां पे कुछ रिकॉर्ड है उसको आगे किसी और कोर्ट में रेफर कर सकते। तो जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें दो आते हैं। तो देखो, मेंटेन रिकॉर्ड भी सही है, प्रिजर्व ऑल रिकॉर्ड भी सही है, कैन पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट तो ये एक थोड़ा कम सही है, गलत भी है, मतलब ठीक भी है, वो ऐसा वो नहीं है। इज कॉम्पिटेंट टू इशू रीट, तो रीट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं, तो अपन लोग इसको बोल देते हैं। मे भी ऐसा भी हो कि इसका आंसर ए ही हो, अगर ये लोग ज्यादा उसमें 19-20 नहीं करे और ज्यादा उसमें जो है इफ्स एंड बट्स ना करे। तो 47th नंबर आता है 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 103rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उन्होंने अभी मोदी जी ने लाया था 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट को दिया गया था हर जगह पे, तो वो एक इन्होंने लेके आए थे। पब्लिक हॉलीडेज जो है वो कहाँ डिक्लेयर्ड होता है, पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पब्लिक हॉलीडेज बताया गया है कि कौन कौन सी छुट्टी जो है कब कब आने वाली है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दायरे में आता है। अश्विन इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो अश्विन इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, सन ऑफ ओनली ब्रदर, तो सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, मतलब मामा का लड़का है अश्विन जो है। तो पिता की वाइफ के भाई का लड़का है, तो अश्विन रोहित को मिलाता है, मिलो मेरे पिता की वाइफ के भाई का लड़का है ये भाई, तो ये मेरे मामा का लड़का है। इज हाउ अश्विन मदर रिलेटेड टू रोहित, तो अश्विन की मदर उससे कैसे रिलेटेड है, बुआ हो गई वो जो है, तो वो आंट हो गई उसकी, क्या हो गई, आंट हो गई उसकी। करके देखना, चला के देखना, ये सब चीजें है ना, बोल बोल के बार बार बोलते तो आती है। देखिए ये एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में जो है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द कंसिडरेशन प्रिंसिपल क्या है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ कोर्ट रिगार्ड इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी।
मतलब जो लेवा देवा किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो सही नहीं माना जाएगा अगर कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड है। फैक्ट्स क्या है? तो A promises to obtain B an employment in public service and B promises to be 5 lakh to A। ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। कोई किसी को ऐसा प्रॉमिस नहीं दे सकता कि मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब दिलवा के दूंगा और तुम मेरे को उसके बदले में 5 लाख रुपए देना। तो ये तो आपका जो है वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। तो आप देखो देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट बोल रहा है वो गलत है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट है बट वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो नॉन इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है विच कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सही है स्टेटमेंट, ऐसा मुझको लगता है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, लीगल एग्रीमेंट होता ही नहीं है गलत चीज का। एंड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी विच कैन बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो वहां पे एग्रीमेंट है ए एंड बी के बीच में जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। तो आंसर क्या है? आंसर है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब आते हैं हम लोग 51 नंबर पे आते हैं हमारे। व्हाट इज द नेक्स्ट सीरीज? 18, 28, 40, 54, 70। अब थोड़ा समझो, 18, 28 में फर्क है 10 का, 10 का लिखो। 28, 40 में फर्क है 12 का, है ना। तो 18, 28 में फर्क है 10 का, 12 का, और फिर 40 और 44 में फर्क है, 54 में फर्क है 14 का। मतलब 10, 12, 14, फिर 16 का फर्क आ गया। अब आएगा 18 का फर्क 70 के बाद में। तो 88 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 88 हमारा आंसर होगा। 2-2 से हमारा आंसर बढ़ते जा रहा है। 52nd MCQ करते हैं, रैप मैप। ठीक है, तो रैप मैप है ना। तो आर के पहले एम आता है, हॉट फन है ना। तो रैप मैप हॉट फन, एच के पहले एम के पहले एच आता है और एच के पहले एफ आता है। तो अब ये देखो कि एफ के पहले कौन आता है, तो एफ के पहले कैट आ जाता है। तो हम लोग सी लगा देते हैं, एफ के पहले सी आता है। ठीक, और कुछ ऑप्शन इसका जुगाड़ नहीं हो रहा था इसीलिए हमने इसको लगा दिया। देखेंगे 53rd क्वेश्चन है, 5 टेररिस्ट वेयर कॉट विथ इलीगल एक्सप्लोजिव इन द सिटी। मतलब जो सिटी है उसमें 5 टेररिस्ट मिलते हैं जिनके पास में गोला बारूद है। कोर्स ऑफ एक्शन, पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए? तो पुलिस शुड बी हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, ये तो करना ही पड़ेगा। एंड 5 terrorists should be set free and their movement should be watched to infiltrate the terror syndicate। मतलब वो बोलता है पांचों को छोड़ दो, है ना, और फिर देखो वो कहाँ जाते हैं और उनको पकड़ो और फिर दबोचो और मार दो। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। अब भैया पहला तो करना ही करना है, पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा करना नहीं करना ये पुलिस ऑफिसर पे निर्भर है। सिंघम पुलिस ऑफिसर रहेगा वो करेगा। तो मैं अगर हूं तो मैं तो भैया एक ही काम करूंगा, मैं तो बोलूंगा पकड़ लो और देखते हैं फिर अपन जो है थोड़ा विजिलेंट हो जाते हैं अपन लोग, मगर उनको छोड़ दो वो बात ठीक नहीं होने वाली। मेरे केस में कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई 1 और 2 दोनों फॉलो कर लो, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सोच पे क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अपने पास रहता है तो अपन क्या करते हैं, अपन वो सोच को फॉलो कर लेते भाई। हम बोलते भाई ठीक है तुम मालक हो, तुम हमको मार्क्स देने वाले हो, जैसा तुम बोलोगे वैसा कर लेंगे, मगर वो है नहीं। 54th MCQ पे हम लोग जाते हैं। तो 54, मेंशन द नेम ऑफ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे नागपुर के ये शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो हमारे नागपुर के, और इवन मैंने भी LLB किए हुआ है, तो हमारे लॉ कॉलेज से LLB किए हुआ है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लॉ कॉलेज से पढ़े हुआ हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ अपने आप को। तो शरद अरविंद बोबड़े नाम है इनका, नागपुर से पास आउट है ये जो है। ठीक है, 55th MCQ करते हैं। इफ करण सेज रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मतलब करण बोलता है कि रॉकी की मदर जो है वो मेरी माँ की एक लौती बेटी है। तो जो रॉकी हो गया वो भांजा हो गया करण का। हाउ करण इज रिलेटेड टू रॉकी? अंकल है वो रॉकी का, बहन का लड़का हो गया जो रॉकी है वो। 56th MCQ पे आते हैं। राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट है। क्या राइट है? फंडामेंटल राइट है।
देखिए क्या है, समय की कमी के कारण हमको थोड़ा इसको फटाफट कैरी करना पड़ता है। एक दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट ऑनलाइन चल रही है, जब मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको आपके लिए, तो ये टेस्ट ऑलरेडी चल रही है और ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो है। तो मेरा बोलना ये है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूँ तो ऐसा नहीं लिखा जाता है ये। तो अब देखेंगे थोड़ा सा 57th MCQ हम लोग देखते हैं। इन अ टॉप सीक्रेट इफ लिविंग इज कोडेड एज KGSHLD। आप देखो हर चीज के जो है ना पहले का शब्द लिया है, जैसे एल है, एल के पहले क्या आता है, ABCDEFG HIJKL KL, तो एल के पहले क्या आता तो के ले लिया। तो आप देखो जी के पहले डी आता है तो वो ले लिया, है ना। तो एक एक शब्द पहले लिया है। तो बुद्धा के पहले क्या आएगा, तो बुद्धा के पहले आप देखो बुद्धा में बी है तो ए आ जाएगा, तो ए कहाँ पे, ए 3 में है ना। ए के पहले क्या आता, कुछ नहीं आता तो जेड ले लो, तो आपका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, एक बार वापस सुन के देखना अगर फास्ट हो गया होगा तो। उसके बाद में 58 करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 होते हैं डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, तो मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एनी dash between two or more parties which is enforceable by law. A contract is an any agreement between two or more parties which is enforceable by law. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। 61 पे आते हैं हम लोग, जो है कहीं पे आएंगे 61। फिड्यूशियरी रिलेशन मीन्स रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसे हमको माता पिता पे भरोसा रहता है, हमको डॉक्टर पे भरोसा रहता है, वैसा ही। In the year 2002, the Competition Act was enacting, replacing the MRTP Act, Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act। अगर आपने पढ़ाई की भी है तो आपको ये सब चीजें आएंगी। तो जो है इन 2002 जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसकी जगह पे MRTP एक्ट आया था। ठीक, 63rd। ठीक, in the following question choose the correct code from the form if air is called green, अगर हवा जो है हरी है, green is called red, जो भी green है वो red है, red is called sea is called blue is called water is called pink, then what is the color of grass। तो grass का कलर होता है green, अब green बोले तो red, तो तुम्हारा जो है red आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा यहाँ पे। 64 पे आते हैं हम लोग। Which of the following judges of the Supreme Court of India is famously known as green judges। तो हमको इसको रट्टा मानना है। जस्टिस कुलदीप सिंह जो है उनको ग्रीन जजेस बोला जाता है। 65 चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो कौन सा वर्ड है जो बाकी से अलग है, तो कार को बोल देते क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना वो 2 चक्के की है, कार जो है वो 4 चक्के की है। 66 पे आते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी ओरल और रिटर्न, मतलब मुंह से भी बोल के हम किसी की गारंटी दे सकते हैं और लिख के भी दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। ए पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर ऑल रॉन्ग ही हैड सफर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपको लीगल तरीके से नुकसान पहुंचाया, आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान जमा ली, तो आपको डैमेज हुआ, आप क्लेम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ए पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर रॉन्ग्स ओनली इफ दे कॉज इंटेंशनली, ऐसा भी नहीं है। किसी ने जबरदस्ती जानबूझ के आपके दुकान के सामने कंपटीशन करने के लिए दुकान लगाई तो भी आप उससे हर्जाना नहीं मांग सकते अगर वो लीगली वैलिड है तो। ए पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस फॉर रॉन्ग इफ इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हो।
68th MCQ देखेंगे तो 68th MCQ कैसा है, द नंबर, अब इसके सामने नंबरिंग दी हुई है, द नंबर वर्ड ग्रुप इन द क्वेश्चन इज टू बी कोडिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लेटर कोड्स। अब रॉकली को कोडिफाइड करना है तो आर देखो, आर के नीचे है 2 तो 2 ले लो, फिर y देखो, y के नीचे क्या है, y के नीचे 3 है तो ये ए बी सी डी में से कोई एक आने वाला है आपके पास में जो है, बी सी डी में से, ध्यान दो थोड़ा सा। अब वो भी गया तो उसके बाद में आप देखो ओ की जगह पे क्या है, ओ की जगह पे 1 है तो वो भी पहले वाले में है। उसके बाद में आप देखो बहुत सारी चीजें ना सेम है ना, तो आप जो है यहाँ पे काम करो, आप लास्ट से थर्ड वर्ड क्या है, वो है आई के नीचे क्या है 7, तो 7 जो है वो कितनी जगह पे है, 2 जगह पे आपकी, है ना, तो 7 जो 2 जगह पे, उसके पहले और क्या है के कहाँ पे 5, तो 5 बोला तो वो देखो आपका सी में आता है, 5 जो है वो कहाँ आता है, सी में आता है, तो हम लोग जो है सी को पिक कर लेते हैं, हम लोग बोलते सी आंसर रहेगा। देखो चूज द करेक्ट, स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे, तो देखो लास्ट वाला डी में लिखे हुआ है वो जैकपॉट है, स्ट्रोक जो है वो देख के ही समझ में आ जाता है, वही आंसर है उसका, स्ट्रोक जो है उसको उल्टा लिखे हुआ है। फिर 70 पे आते हैं, अब ये भी एक वर्ड इन्होंने निकाल के दिया है कि इसका वर्ड क्या है, तो ये 70 का जो मैंने निकाला है वो डी निकाला है मैंने, तो इन्होंने 3060 समथिंग निकाला है, तो उसको अपन ने लिया है। आप इसमें ये भी देख सकते हो क्या सिमिलर है, तो ऊपर में लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको आपको, तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा विशेष नहीं है ये, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमिक लॉस पे, इकोनॉमिक उस पे, तो IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है, क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। In 2007, the Government of India launched initiative to improve the country overall crop production, especially that of rice, wheat and pulses. तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसको बोला था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इन 2002 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन initiative to improve the country's overall crop production, especially that of rice, wheat and pulses। तो ये भी याद करने की जरूरत है, आपको याद करना पड़ेगा। Which of these are the element of capital budget? अब कैपिटल बजट में क्या रहता है, कैपिटल रिसिप्ट रहती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, कहां से लंबी अवधि के लिए पैसा आएगा और कहां से लंबी अवधि के लिए पैसा जाएगा, ये देखा जाता है उसमें। 74 पे आते हैं, all the revenue raised by government, money borrowed, received from loans given by government flows into the, तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट जो है उगाही करती है वो सब किधर जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कहां जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, तो आइडेंटिफाइंग द प्रोड्यूसर इंटरप्राइज एंड क्लासिफाइंग देम इनटू इंडिविजुअल सेक्टर्स according to their activity is a step followed in which of the following methods of computing the national income। तो आइडेंटिफाई करना और फिर पता लगाना, तो ये प्रोडक्ट मेथड में फॉलो होता है, कहां फॉलो होता है, प्रोडक्ट मेथड में फॉलो होता है। which of the following element are considered for computing एलिमेंट्स आर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, तो कौन सी चीजों को देखा जाता है, तो आप देखो इसमें सभी चीजें हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज था, तो हम लोग ने क्या किया है, सब चीज को इसमें ले लिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें आपको पता चलता है कि आपका कितना खर्चा हुआ है, उस हिसाब से आपकी इनकम पता चल जाती है, हमारा बोलने का मतलब ये है। 76 हो गया, 77 पे आते हैं, सप्लाई रिजर्व्स रिप्रेजेंट हाउ मच डैश कैन ऑफर, सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच मार्केट कैन ऑफर, तो सप्लाई जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट कितना ऑफर कर सकता है, तो सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच मार्केट कैन ऑफर, हाउस होल्ड से क्या लेना देना है, फर्म से क्या लेना देना है, मार्केट से लेना देना है अपने को।
78 पे आते हैं, 78 पे आते हैं तो वहां पे आप देखेंगे द डैश इज टू अकाउंट फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर। तो यहाँ पे ना पब्लिक अकाउंट ही एक ऐसा था कि जहाँ पे जो है डैश पब्लिक अकाउंट इज अकाउंट फॉर फ्लोज ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर, तो उसको टिक किया गया है। उसके बाद में 79 पे हम लोग आते हैं। अब 79 पे हम लोग आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको खुद ही आंसर मिल जाता है, आपको आंसर पता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो है। तो हम लोग जो बोलते हैं द फॉर्मूला टू कंप्यूट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे आ सकता है हम लोग बोलेंगे, तो आप देखो पहले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो अगर हम लोग ले लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ले लेवे तो वो अच्छा पता चल जाता है हमको कि क्या होने वाला है। ठीक, तो ये 79 हो गया। 80 पे आते हैं। ए फैशन डिजाइनर हु क्रिएट बेल बॉटम, बेल बॉटम मतलब वो बड़ी बॉटम रहती है नीचे की जो है, तो स्ट्रिप पैंट विल नॉट सक्सीड इन एन एनवायरमेंट वेयर स्ट्रेट लेग शुड कलर्ड पैंट straight leg solid colored pants are desired, this event would be covered under which of the following। तो इसमें से कौन सी उसमें कवर्ड होंगी, सोशल फैक्टर में कवर्ड होती है ये चीज जो है, बिकॉज हम सोसाइटी में जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे कपड़े अच्छे तो है ना कि हमारे कपड़े खराब है, ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल फैक्टर में कहाँ दिखते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर में हम कपड़े पहनने के बारे में सोचेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग कपड़े पहनने के बारे में सोचेंगे नहीं। 81 पे आते हैं हम लोग हमारे, तो 81 में जब हम लोग आ रहे हैं तो वहां पे आप अगर देखेंगे डैश इज स्टेटूटरी बॉडी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट, सिंपल सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी नंबर का आता है इसका आंसर जो है हमारे पास। 82 पे आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में वो सबसे ज्यादा अराइज होती है नेशनल इनकम निकालने के लिए डबल काउंटिंग की, बिकॉज एक प्रोडक्ट में जो है वो कहीं से और से बन के आता है फिर कहीं और आ जाता है तो डबल बार आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड, तो किसको नहीं लेते, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं लेते इनकम मेथड में, इंटरेस्ट वेजेस और रेंट को लेते हैं मगर बाकी को नहीं लेते हम लोग जो है। 83 होता है। 84 में आते हैं फॉर कमोडिटी विथ ए डैश चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब जितना क्वांटिटी सप्लाई में बदलाव हुआ उतना ही प्राइस में बदलाव हुआ, तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं उसको। बहुत सारी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर एम्फेसाइज्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, तो कौन सी बात जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बोली थी, तो मैंने सबको पढ़ा, मैंने जो है डी को सिलेक्ट कर लिया था, स्पीडिंग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बोला था, एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर वो बोला था इन लोगों ने जो है, स्टेट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ये भी बोला था। तो ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की बातें थी। The government of India has come out with dash to provide financial assistance for transport and marketing of agricultural प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के साथ में आई है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। 86 हो गया। 87 पे आते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है जिसमें CA, CW आता है वही है इसमें। 88 में आते हैं, a service or commodity has a dash if a given quantity of it can be supplied whatever might be the price, तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया ना। तो हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कैसा हो गया कि कोई भी भाव हो सप्लाई तो हो ही जाएगा भैया, अरे तो यहाँ पे तो भाव बढ़ने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये इनइलास्टिक हो गया ना। फिर उसके बाद में 89 पे हम लोग आते हैं हमारे, ट्रांसफर पेमेंट सच एज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप
should not be included in estimation of national income is the precaution to be followed under which of the following method of computing the national income। तो कौन सी मेथड में ये प्रिकॉशन को फॉलो किया जाता है, इनकम मेथड में इन सबको नहीं लेते हैं। 90 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं, तो आप देखो वो माइनस डिवाइडेशन ही है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बड़ा सिंपल सा है, जैकपॉट क्वेश्चन था आपके लिए जो था। 91 पे आते हैं, द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर होमोजेनियस दैट इज दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल इज द एजम्पशन ऑफ विच फॉर्म ऑफ मार्केट कंपटीशन, मतलब जो प्रोडक्ट है वो सब एक जैसे है और एक जैसे है, इज द एजम्पशन ऑफ विच मार्केट, तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है ऐसा कि वो सब प्रोडक्ट एक जैसे रहते हैं। 92 पे आते हैं, डैश aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribes, तो कौन सी जो चीज है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को बढ़ावा देती थी। द स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टैंड अप इंडिया। हमारी जो नारी शक्ति है, हमारे जो SC ST कास्ट के भाई बहन है, वो अपने पैरों पे खड़ा होवे, इसके लिए स्कीम बना के आपको दी गई थी। 93 पे आते हैं, कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड अंडर, तो कमर्शियल बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उनको कंट्रोल किया जाता है। 94 आते हैं, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ DPIIT, तो DPIIT का लॉन्ग फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है, याद करना पड़ेगा आपको। 95 पे आते हैं, सेंचुरियन बैंक एंड टाइम्स बैंक वेयर मर्ज्ड विद HDFC बैंक, तो किस कौन से बैंक के साथ में सेंचुरियन बैंक और टाइम बैंक जो है वो मर्ज्ड हुए थे, HDFC बैंक के साथ में ये लोग जो है मर्ज्ड हुए थे, और HDFC बैंक के साथ में अब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, या इनकी जो ब्रांचेज है अब उनको HDFC का नाम मिल गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कौन से बैंक, सेंचुरियन बैंक और टाइम्स बैंक जो है वो मर्ज हो गए इसके अंतर्गत में जो है। उसके बाद में 96 पे आते हैं, द रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका 4th नंबर का रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 97 देखते हैं, डैश इज एक्सपेंडिचर incurred on by businesses on firms on new plant adding to the stock of inventory on newly constructed houses, तो कौन सी चीज, डैश इज एक्सपेंडिचर incurred on by business firms on new plant adding to the stock of inventories and newly constructed houses, तो newly constructed houses, तो नेट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया ना ये आपका। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन बाय बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट एडिंग टू द स्टॉक एंड ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज, इन पे नया खर्चा करते हैं, ये लंबा खर्चा जो है करते हैं ये। 98 आते हैं, द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेवी टैक्सेस मॉडिफिकेशन of the existing tax structure or continuation of the existing tax structure beyond the period approved by the parliament are submitted to the parliament through, तो submitted to the parliament through फाइनेंस बिल के थ्रू इसको हर साल सबमिट किया जाता है। किसके थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू इसको हर साल सबमिट किया जाता है। द वर्ड सेट्रिस परिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, इसका ये मतलब होता है। तो 99 का जो आंसर है वो आपका C आंसर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन इसका फॉर्मूला है। Which of the following is not a bottleneck in entrepreneurial growth, अब ये ना जो है सोच का प्रॉब्लम है, टू मच नॉइस, ये बॉटलनेक कुछ लोग बोल सकते हैं, नॉट ए बॉटलनेक है। लैक ऑफ मनी, ये बॉटलनेक नहीं मानता हूं मैं। देखो क्या होता है ना, पैसे की कमी हर आदमी को है, मेरे ख्याल से टाटा बिरला अंबानी को भी है, सबको है, मगर अपन रोते नहीं बैठ सकते, अरे पैसा नहीं है काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अपने को कहीं ना लगे रहना है,
अभी मैं एक मूवी देख रहा था कुछ समय पहले, तो छोटे से गांव का आदमी आके बड़ा आदमी बन जाता है, बिना पैसे के बन जाता है। इट्स अ ग्रेट थिंग। मेहनत करने की जरूरत है, बस जितनी मेहनत करेंगे, जो जो समझ में आता दिमाग में करते चलो बस। देखो तुम, गारंटी देता हूं मैं, ग्रोथ मिलेंगी आपको। जो है इंपीरियल बैंक जो है ये अंग्रेजों के समय बनाया गया था, और उस समय का राजा बैंक था। अब इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। व्हेन ए स्मेल when a small change in price of product cause a major change in demand, it is perfectly elastic demand। तो अगर थोड़ा सा भी भाव में फर्क किया और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती घटती है, जो कि शक्कर में होता है, तो उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। धनलक्ष्मी बैंक इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो धनलक्ष्मी बैंक जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है। उसके बाद में गिफन गुड्स ऑन सर रॉबर्ट गिफन। तो गिफन गुड्स जो है सर रॉबर्ट गिफन के नाम पे उनको बोला गया था। अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। मैं ना इसमें बहुत सारी चीजें रट्टा मारू है, ऐसा है भाई, ठीक। तो आप लोग जो है देखते चलो, याद करते चलो। Who among the following is recently appointed as Central Vigilance Commissioner? तो इनमें से किन को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया है? संजय कोठारी साहब को बनाया है। तो अभी जो करंट चेयरमैन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, संजय कोठारी साहब है। नेम ऑफ द नासा सैटेलाइट विच कैरीज which can give early warning signals for earthquake। CIRES करके बोला जाता है। तो ये जो है काइरीज या कायर्स या जो भी आपको पढ़ना है, CIRES जो है ये इसका नाम है। उसके बाद में हम देखेंगे व्हेन इन चाइना वाज द कोरोना डिसीज 2019 और कोविड-19 फर्स्ट आइडेंटिफाइड। तो चाइना में जो कोरोना वायरस है वो सबसे पहले कब पता चला था? तो वो वुहान में पता चला था कि वुहान से ये निकला है। Of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has attended the BRIC Foreign Minister Summit recently. Who is the current chair of the BRICS? तो जो current chair है वो किसके पास में है? वो इंडिया के पास में ही है। इंडिया भी चेयरमैन है ब्रिक्स देशों का जो है। Which Indian shuttler has named as ambassador of Badminton World Federation as I am a badminton कैंपियन? किसको उसमें बोला गया है कि वो है पीवी सिंधु जो है, उनको हमने नाम दे दिया है, उनको बोला गया है। 111 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया। तो पोकर स्टार इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो MS धोनी है। सचिन तेंदुलकर तो नहीं करते ये सब तरह की एड्स। Who is the current chairman of IBBI? तो IBBI के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? तो वो AS मेहता करके है। कौन है वो? सॉरी, MS साहू करके है। कौन है? MS साहू करके है। तो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ IBBI? MS साहू करके है करंट चेयरमैन जो है। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? हमारे खुद के नितिन जयराम गडकरी, या रोडकरी भी बोलते हैं इनको लोग प्यार से। इन कोलैबोरेशन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL लॉन्च द भारत इंस्टा पे UPI? तो किसके साथ में मिलके लॉन्च किया था? SBI के साथ में मिलके इन्होंने लॉन्च किया था। NDMA स्टैंड्स फॉर विच? तो NDMA जो है वो स्टैंड होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। उसके बाद में इरफान खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डिसीज? तो कौन सी कैंसर डिसीज जो है उससे इरफान खान साहब जो है थे? कोलोन नाम की बीमारी थी, उससे वो बीमार थे। हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है इसको। Which among the following organization has recently reported the air pollution in India is 20-year low? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बोला है कि सबसे कम है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने इसकी घोषणा की है कि सबसे लो है अभी पोल्यूशन हमारे भारत में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड a special economic package of various sector which is titled आत्मनिर्भर भारत अभियान।
तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तौर पे लॉन्च किया गया है। एंड नेम ऑफ द कंपनी, बी को टिक किया था, देख लेना उसमें, तो बी को टिक किया था उसमें। और लास्ट आता है नेम ऑफ द कंपनी विच हैज बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडियाज गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड एज इंडिया गैस एक्सचेंज, मणिकर्णा पावर लिमिटेड को अपॉइंट किया गया था। ठीक, अभी आप अगर इसको थोड़ा सा जैसे थोड़ा छोटा करते हैं तो आप देखो ये नेक्स्ट का बटन खत्म हो गया है, और आप अब कुछ भी आगे पीछे वाला ऐसा कुछ नहीं कर, वो तो हो ही सकता है क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटा 16 मिनट है फिर भी। ठीक, तो मेरा बोलना एक ही है कि आप इन सब पेपर्स को बार बार सॉल्व करो, जितना आप इसको सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा ये जो है। थैंक यू वेरी मच।